हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर निहारिका और आज हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का पार्ट 3 लेके आए हैं। जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो ताकि पार्ट 3 अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा चेंज आया है 9th क्लास के शेड्यूल में। अब मेरी क्लासेस जो है 9th क्लास के जो लेक्चर्स आएंगे वो मंडे और वेडनेसडे को आएंगे। ठीक है, तो मंडे और वेडनेसडे को मैं सोशल साइंस पढ़ाने आपको आऊँगी। 9th क्लास का ऑलमोस्ट जो मिड टर्म का जो हमारा सिलेबस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आपकी पूरी तैयारी होने वाली है, बढ़िया से तैयारी होने वाली है, बढ़िया से हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम रिविज़न भी करेंगे अच्छे से और फुल स्कोर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। और हाँ, याद रखना है मेरी 9th क्लास के जो लेक्चर्स आएंगे वो मंडे और वेडनेसडे को आएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो ये सारे हम पढ़ चुके थे टॉपिक्स। ठीक है, ये पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने ये टॉपिक्स जो हैं पढ़ लिए हैं। तो यहाँ तक हमारे टॉपिक्स फिनिश हो गए थे। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट तक हमारे टॉपिक्स जो है फिनिश हो गए थे। तो अब हमको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पढ़ना है, मॉन्टेन फॉरेस्ट पढ़ना है, मैंग्रोव फॉरेस्ट पढ़ना है। आज हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, क्यों हमें कंजर्व करना चाहिए फ्लोरा और फौना को, ये पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या समझ आ रहा है? थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न मतलब कांटेदार फॉरेस्ट। तो अब ये बताओ कांटेदार फॉरेस्ट कहाँ होंगे, कहाँ होंगे कांटेदार फॉरेस्ट? कैक्टस मोस्टली कहाँ होता है? डेजर्ट वाले एरिया में होता है ना, एरिड एरिया में होता है। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें आज पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम इनको पढ़ेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक्स निपटाएंगे और अपना फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, ओके। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन रीजन्स विथ लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ऐसे रीजन्स जहां पे 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, ऐसे रीजन्स जहां पे 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, नेचुरल वेजिटेशन वहां की कैसी होती है? थॉर्नी ट्रीज और बुशेस होते हैं वहां पे। कैसी होती है? थॉर्नी ट्रीज और बुशेस होते हैं। तो रीजन्स कैसी? रीजन्स जहां पे 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। तो ये तो एकदम नेचुरल सी बात हो गई कि कहाँ पाए जाएंगे ये वाले फिर फॉरेस्ट? कहाँ पाए जाएंगे? एरिड एरिया में। 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल मतलब सूखा एरिया, एरिड एरिया की कम है भाई, रेनफॉल बहुत कम है। रेनफॉल कम है तो वो एकदम ग्रीन वेजिटेशन को क्या सपोर्ट नहीं कर पाएगी, है ना। तो इसलिए ये फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे? जहां पे रेनफॉल कम है। 70 सेंटीमीटर से जहां भी रेनफॉल कम है उन रीजन्स में ये फॉरेस्ट पाए जाएंगे। और वहां की वेजिटेशन कैसी होगी? वहां की वेजिटेशन होगी थॉर्नी ट्रीज और बुशेस वहां पे पाए जाते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में पाए जाते हैं। अब ये आप खुद सोचो कि ये हमारा मैप है। ठीक है, दिस इज आवर इंडिया का मैप। ओके, दिस इज हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, अब क्या लिखा है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ये वाला पार्ट में ये वाली वेजिटेशन है। अब आपको पता है कि वेस्ट साइड क्या है? राजस्थान है भाई, वेस्ट साइड। ठीक है, तो कहाँ होगी ये वेजिटेशन? ये रेगिस्तानी वेजिटेशन है, ये एरिड वाले एरिया की वेजिटेशन। तो राजस्थान क्या है? एरिड एरिया है ना, वहां पे कम रेनफॉल है ना, रेगिस्तान है वहां पे। तो ये वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है? दिस वेजिटेशन इस पाई जाएंगे इन वेयर? कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ये वेजिटेशन पाई जाती है। और कहाँ क्या क्या आते हैं इसमें? सेमी एरिड एरियाज आते हैं। कौन कौन से एरियाज होते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ये सारे जो हैं, ये सारे एरियाज इस
नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आते हैं और इन सारी जगहों पे ये वेजिटेशन पाई जाती। तो कहाँ कहाँ? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इस टाइप की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। ये जो थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स जो हैं हमें इन जगहों पे देखने को मिलते हैं। Trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture। अब देखो एक सेंटेंस में बड़ी अच्छे से लिखा हुआ है कि जो इनके ट्रीज होते हैं बहुत स्कैटर्ड होते हैं, वो दूर दूर होते हैं ना, स्कैटर्ड होते हैं, दूर दूर फैले हुए होते हैं, और उनके लॉन्ग रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग रूट्स होते हैं, लंबे लंबे रूट्स होते हैं इनके। एकदम ऐसे ट्रीज होते हैं जिनके एकदम लंबे लंबे रूट्स हैं। अब भाई लंबे रूट्स क्यों हैं? क्योंकि भाई एरिड एरिया है, एरिड एरिया है और रेनफॉल कम हो रही है। अब रेनफॉल कम हो रही है तो मॉइस्चर भी कम होगा सॉइल में, ठीक है। अब दे नीड मॉइस्चर, भाई पेड़ों को तो चाहिए मॉइस्चर, हमें तो पानी चाहिए, हम तो पानी पिएंगे, हम तो जिएंगे, ठीक है। अब उनको पानी चाहिए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने रूट्स लंबे कर दिए। अब रूट्स लंबे हैं तो वो डीप तक हैं, है ना, और उसकी वजह से वो जो डीप मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते, तो इसलिए उनके लॉन्ग रूट्स होते हैं। तो लॉन्ग रूट्स होते हैं ताकि जो डीप सॉइल में वो एम्बेडेड हो, डीप सॉइल में हो वो, और मॉइस्चर मिल सके उनको। क्या मिल सके उनको? मॉइस्चर मिल सके, ट्रीज को मॉइस्चर मिल सके, ठीक है, ओके। तो स्टेम्स आर सक्लेंट टू कंजर्व वाटर। उनके जो स्टेम्स होते हैं वो सक्लेंट होते हैं ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सके, है ना। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है वो कम हो सके। सक्लेंट इसलिए होते हैं ताकि पानी यहाँ पे वो पेड़ जो है अपने पानी को कंजर्व कर सके, वाटर लॉस उनमें से कम हो। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज एवापोरेशन। और इन फॉरेस्ट की, इन वेजिटेशन की जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो छोटी होती हैं बेटा, एकदम छोटी छोटी और बहुत मोटी मोटी, थिक और स्मॉल पत्तियां होती हैं ताकि एवापोरेशन कम हो उनका। क्या कम हो? एवापोरेशन कम हो, ये कम हो, एवापोरेशन कम हो, इसलिए उनकी पत्तियां जो हैं छोटी होती हैं और मोटी होती हैं। और स्टेम्स कैसे होते हैं? स्टेम्स उनके सक्लेंट होते हैं ताकि वाटर को वो कंजर्व कर सके, ओके। इंपॉर्टेंट ट्री स्पीसीज जो यहाँ पे पाई जाती है उनके नाम क्या क्या हैं? अकाकियास, पाम, यूफोर्बियास, कैक्टाई, ये मेन प्लांट स्पीसीज है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना आपको और इनको अच्छे से नोट करना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्री स्पीसीज हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं इन फॉरेस्ट की, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्री स्पीसीज हैं, ठीक है। अब कॉमन एनिमल्स जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? रैट्स, इन फॉरेस्ट में चूहे पाए जाते हैं भाई, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वोल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस और कैमल्स, ये सारे कॉमन एनिमल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट। बेटा माउंटेन से क्या आपको राइम कर रहा है? सबसे पहले ये देखो, माउंटेन से क्या याद आ रहा? माउंटेन टाइप याद आ रहा ना, तो ये माउंटेन की फॉरेस्ट है। माउंटेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माउंटेन एरिया में, ठीक है। तो ये माउंटेन फॉरेस्ट है। कौन से फॉरेस्ट है ये? माउंटेन फॉरेस्ट है ये, ठीक है, ओके। तो माउंटेन फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन द माउंटेन्स। कहाँ पाए जा रहे हैं ये? माउंटेन्स में पाए जा रहे हैं, okay. The wet temperate type of forest are found between a height of 1000 and 2000 meter। अब भाई माउंटेन से क्या मतलब? माउंटेन ऊंचे ऊंचे होंगे, हाइट ज्यादा होगी, तो ये फॉरेस्ट कहाँ पाए जा रहे हैं? 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे ये फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। एट हाई ऑल्टीट्यूड, जनरली मोर देन 3600 meters above the sea level, temperate forest and grasslands give way to the alpine vegetation। ठीक है, यहाँ पे alpine vegetation जो है पाई जाती है, ओके। तो ये है इस स्लाइड में, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Alpine grasslands are used for grazing। अब यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है उसको ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? ग्रेजिंग के, भैया चर लो, इस जो वेजिटेशन यहाँ हो रही है उसको चर लो आप, ठीक है। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स मॉसेस एंड लाइकेंस फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। और माउंटेन फॉरेस्ट में भी एकदम जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड्स होते हैं वहां पे कौन सी, किस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है?
मॉसेस और लाइकेंस वेजिटेशन जो है पाई जाती है। और ये कहाँ, ये इसका नाम है टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन का पार्ट होते हैं क्या, मॉसेस और लाइकेंस। तो टुंड्रा वेजिटेशन क्या है, मॉसेस एंड लाइकेंस जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड्स में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ की इंपॉर्टेंट ट्री स्पीसीज कौन सी है, कौन कौन सी ट्रीज यहाँ पे पाई जाती हैं, तो सिल्वर फिर, जूनिपर्स, पाइन्स और बर्चेस यहाँ पे पाए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना। जो ये जो इंपॉर्टेंट ट्रीज और ये एनिमल स्पीसीज है ना बेटा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप अपने आंसर्स में इनको कोट कर सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स देके, तो यू विल गेट मोर मार्क्स, ठीक है। आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे, आप एक्स्ट्रा जो ब्राउनी पॉइंट्स है वो आपको मिल जाएंगे अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स से कोट करोगे अपने आंसर में, ठीक है। और कॉमन एनिमल्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो कश्मीर स्टैग यहाँ पे फेमस है, स्पॉटेड डियर फेमस है, वाइल्ड शीप जंगली भेड़, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटेलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स, शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, बियर, रेयर रेड पांडा, यहाँ पे रेड पांडा बहुत रेयरली पाया जाता है ये, पर देखने को मिलता है, शीप एंड गोट्स विथ थिक हेयर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ क्या लिखा है, विथ थिक हेयर, थिक मोटे हेयर होते हैं यहाँ पे, क्यों होते हैं, ताकि ठंड से प्रिवेंट कर सके खुद को ये, ठीक है। तो ये सब ना अडेप्ट होते हैं यहाँ के एनवायरनमेंट को लेके, यहाँ के वेदर को लेके, ये सब लोग ना अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। ओके, अब हमने भाई क्या क्या कर लिया, हमने माउंटेन भी कर लिया, हमने थॉर्नी फॉरेस्ट वाला भी कर लिया। अब हम पढ़ेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। भाई मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, जो सुंदरबन डेल्टा है ना, वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रेजेंट है। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, तो ऐसे फॉरेस्ट, इजी लैंग्वेज में आप समझ लो, ऐसे फॉरेस्ट जो पानी पे तैर रहे हैं, ठीक है। ऐसे फॉरेस्ट जो पानी पे तैर रहे हैं, जो पानी में हमें देखने को मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्या कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, ठीक है। तो मैंग्रोव्स आर ट्रीज दैट लिव अलोंग ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन। कहाँ पे हैं, कोस्ट लाइन्स में रहते हैं ये। सॉल्टी सेडिमेंट्स ऑफन अंडर वाटर, मतलब ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना, ये जो कोस्ट लाइन है बेटा, कोस्ट लाइन क्या होती है, देखो मैं बताती हूँ कोस्ट लाइन क्या होती है। ये इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पूरे में सी है। तो ये जो बाउंड्री है ना, जो पानी को टच कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं कोस्ट लाइन। क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं कोस्ट लाइन, ठीक है। इस लाइन को, ये बाउंड्री जो पानी को टच कर रही है, इसको हम कहते हैं कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन पे ये प्रेजेंट होते हैं, कोस्ट लाइन के पे प्रेजेंट होते हैं। और इनके रूट्स कहाँ होते हैं, इन फॉरेस्ट के रूट्स होते हैं सॉल्टी सेडिमेंट्स में। यहाँ पे जो सेडिमेंट प्रेजेंट है वो सॉल्टी है, उसमें इनके रूट्स एम्बेडेड होते हैं, और अंडर वाटर भी इनके रूट्स एम्बेडेड होते हैं। तो ये मोस्टली कहाँ, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पानी से इनका रिलेशन है, ठीक है। इनका रिलेशन किससे है, पानी से रिलेशन है। पानी में ये मोस्टली हमें देखने को, मोस्टली क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट विच आर फाउंड alongside the coastline, the water, ठीक है। ओके, the mangrove tidal forest are found in the areas of coast influenced by tides। अब जो मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट है, ये कहाँ है, कोस्ट लाइन पे है। कहाँ पे है, कोस्ट लाइन पे है, एरियाज ऑफ द कोस्ट, कोस्ट के एरिया में है, विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स। अब कोस्ट देखो, टाइड्स तो आती हैं, ठीक है, ओशियन है ये, तो यहाँ पे लहर आई, ठीक है, टाइड्स आई, तो ये कोस्ट को हिट करती है ना, तो कहाँ प्रेजेंट है, कोस्ट में प्रेजेंट है। और ये जो कोस्ट है ये टाइड्स से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, यहाँ पे टाइड्स जो है हिट करती हैं। अब टाइड्स हिट करती हैं, इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, तो वो अपने साथ मड और सिल्ट भी लेके आती हैं। तो यहाँ पे क्या, ये मड और सिल्ट इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पे ही जो फॉरेस्ट ये है प्रेजेंट हो जाते हैं। ओके, डेंस मैंग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विथ रूट्स ऑफ द प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जो डेंस मैंग्रोव्स हैं ये सबसे कॉमन वैरायटी है, और इनके जो रूट्स हैं वो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, वाटर में डूबे हुए रूट्स यहाँ पे इनके होते हैं। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड प्रोवाइड हार्ड टिम्बर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, इसको नोट करना।
सुंदरी ट्रीज जो है ना वो कहाँ पाए जाते हैं, वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं और इन ट्रीज से हमें हार्ड टिम्बर मिलता है। क्या मिलता है हमें, हार्ड टिम्बर मिलता है। रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट, और जो बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर है, वो इन फॉरेस्ट का सबसे फेमस एनिमल है। क्या है, सबसे फेमस एनिमल जो है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, आगे इंडिया हैज अबाउट 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स which constitute 13% of the world's total। अब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें। क्या वाइल्ड लाइफ के, मैं आपको टॉपिक चेंज करने बताना भूल गए। तो यहाँ पे हमने सारे फॉरेस्ट कवर कर लिए। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें तो भाई हमारी इंडिया बहुत रिच है। मैं हमेशा कहती हूँ हमारी इंडिया बहुत डाइवर्स है और बहुत रिच है बेटा, बहुत। हमारी इंडिया बहुत अमीर है इन टर्म्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, इन टर्म्स ऑफ एनिमल स्पीसीज। वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, वी आर वेरी रिच कंट्री एंड वी आर वेरी डाइवर्स। ओके, तो इंडिया के पास 2000 स्पीसीज है बर्ड्स की। अब बताओ, चिड़ियों की 2000 स्पीसीज है हमारी इंडिया में, जो कि 13% है पूरे वर्ल्ड में। मतलब वर्ल्ड की जितनी भी चिड़ियां हैं उसका 13% जो है सिर्फ हमारी इंडिया में। इट्स अ वेरी बिग नंबर, इट इज अ वेरी बिग नंबर। देयर आर 2546 स्पीसीज ऑफ फिश which account for nearly 12% of the world stock। ठीक है, इतनी जो है हमारे पास फिश की स्पीसीज हैं 2546। बताओ तो आप लोग जो भी फिश खाते होगे, आप लोग तो कुछ ही टाइप की फिश खाई होंगी। बताओ 2546 2546 स्पीसीज हैं हमारी फिश की। इतनी सारी स्पीसीज जो है हमारी फिश की सिर्फ इंडिया में, और कितना, वर्ल्ड का अराउंड 12% जो है हमारी इंडिया में। इट्स अ वेरी बिग नंबर। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियंस। 5 से 8% जो वर्ल्ड के एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स और मैमल्स जो हैं, वो हमारी इंडिया में ही हैं। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये कैसे हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, वो देखेंगे। तो एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला। तो एलिफेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो एलिफेंट्स पाए जा रहे हैं हॉट वेट फॉरेस्ट में, जहां पे गर्मी हो और मॉइस्ट फॉरेस्ट हो, वेट फॉरेस्ट हो। और ये कहाँ पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, कर्नाटका में पाए जाते हैं और केरला में पाए जाते हैं। बेटा इसका ना आप ऐसा चार्ट बना लेना, ठीक है, कि एलिफेंट्स लिखना, ठीक है, एलिफेंट ऐसा करना, एक यहां लिखना एनिमल, ठीक है, फॉरेस्ट और लिखना प्लेस। ठीक है, तो पहले सबसे पहले लिखा आपने एलिफेंट, एलिफेंट लिखा, तो यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और कौन कौन सी प्लेसेस है। तो आपके लिए ना इंफॉर्मेशन एक सॉर्टेड हो जाएगी। एक चार्ट बना लोगे ना तो इजी टू रिमेंबर हो जाएगा, इजी टू लर्न हो जाएगा। तो इसको यूज करना, ठीक है। ओके, तो एलिफेंट्स कहाँ, हॉट वेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, इन केरला, असम एंड कर्नाटका। तो कर्नाटका, केरला और असम में हॉट वेस्ट वेट फॉरेस्ट जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब वन हॉर्न राइनोसिरस, एक सींग वाला जो राइनोसिरस है, वो कहाँ पाया जाता है, वो स्वैम्पी और मार्शी लैंड्स में पाया जाता है। वो जो दलदली वाला एरिया होता है वहां पाया जाता है ये। और कहाँ पे, असम और वेस्ट बंगाल के स्वैम्पी और मार्शी लैंड्स में वन हॉर्न राइनोसिरस जो है पाया जाता है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ इज हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एस एंड कैमल्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट। ठीक है, अब रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ में क्या फेमस है, वाइल्ड एस फेमस है। क्या फेमस है, वाइल्ड एस फेमस है। और कैमल्स कहाँ पे ज्यादा, कैमल्स तो सबको पता होगा, कैमल सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट एरिया में हमें कैमल देखने को मिलता है। डेजर्ट कहाँ पे है, हमारे राजस्थान में है। ठीक है, तो थार डेजर्ट में हमें कैमल्स जो हैं देखने को मिलते हैं। इंडियन बिसोन, इंडियन बिसोन, नील गाय जिसको हम ब्लू बुल भी कहते हैं, चौसिंघा, फोर हॉर्न एंटेलोप,
चौसिंघा क्या है? 4 हॉर्न्ड एंटीलोप। चौ मतलब होता है 4 और सिंघा मतलब होता है सींग मतलब हॉर्न, ठीक है। तो 4 हॉर्न है इसके, क्या है? 4 हॉर्न है इसके, ओके। गजेल एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। ये भी कुछ एनिमल्स हैं जो कि हमारी इंडिया में पाए जाते हैं, ओके। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस। अब हमारी इंडिया, मैंने कहा ना, इतनी डाइवर्स है, इतनी रिच है, और एक और इसमें सोने पे सुहागा कि सिर्फ इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पे लायन भी है और जहाँ पे टाइगर्स भी हैं। क्या क्या है यहाँ पे? इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस। यहाँ पे टाइगर्स भी हैं और लायन भी हैं, ठीक है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ लायन। जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, वहां पे क्या है? लायन पाए जाते हैं। और टाइगर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश और सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल में। मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, ठीक है, वहां पे एक फेमस टाइगर रिजर्व भी है, पन्ना टाइगर रिजर्व। वहां पे टाइगर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन में और कहाँ पे? पन्ना इन मध्य प्रदेश, यहाँ पे टाइगर्स बहुत पाए जाते हैं और हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं, ओके। द हिमालयाज हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स which survive in extreme cold। हिमालयाज में भी बहुत से एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि अडेप्टेड होते हैं, जिनके पास ऐसा एडेप्टिव वो इतने हो जाते हैं, ऐसी बॉडी होती है कि वो एक्सट्रीम कोल्ड में भी सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें इंडिया में हर कोने में एनिमल को देखने को मिलता है। इंडिया में हम कोने कोने में एनिमल्स को, प्लांट्स को, बर्ड्स को सब देख सकते हैं। सो इंडिया इज अ वेरी रिच एंड वेरी डाइवर्स कंट्री, ओके। अब लद्दाख्स फ्रीजिंग हाई ऑल्टीट्यूड्स आर अ होम टू याक। अब लद्दाख में क्या? अब लद्दाख आपने सुना है इतना ठंड वाला एरिया है, इतना फ्रीजिंग कोल्ड होता है। वहां पे क्या पाया जाता है? वहां पे याक पाया जाता है। शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स weighing around 1 ton, ये पाया जाता है। तिब्बतन एंटीलोप पाया जाता है। भराल, जिसको हम ब्लू शीप भी कहते हैं, ये पाया जाता है। वाइल्ड शीप, द कियांग, तिब्बतन एस, द आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड एंड वेरी रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पार्ट्स, ठीक है। तो ये सारे भी एनिमल्स पाए जाते हैं। इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड। रिवर्स में, लेक्स में और कोस्टल एरियाज में बहुत सारे टर्टल्स देखने को मिलते हैं, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, घड़ियाल देखने को मिलते हैं। बेटा घड़ियाल और क्रोकोडाइल में ना एक बेसिक डिफरेंस है। जो क्रोकोडाइल है दैट इज मगरमच्छ एंड घड़ियाल इज घड़ियाल। घड़ियाल जो होता है वो ऐसा लंबा उसका मुंह होता है, ऐसे लंबी सी, जिसका जो चेहरा होता है ना एकदम ऐसे लंबा सा होता है, दैट इज घड़ियाल। एंड क्रोकोडाइल जो आप नॉर्मल देखते हो दैट इज crocodile, ठीक है। Birds like peacocks, pheasants, ducks, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country। ये सारी कुछ birds जो हैं हमारी कंट्री में बहुत फेमस है। हमारी कंट्री में बहुत सारी birds हैं जो पाई जाती हैं, ओके। तो अब भाई क्यों कंजर्वेशन जरूरत है? कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन मुझे बताना भाई फ्लोरा क्या है और फौना क्या है। मैंने बताया कि फ्लोरा क्या है और फौना क्या है। सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं फ्लोरा क्या है और फौना क्या है। ये मैं बता चुकी हूँ मेरे पहले वीडियोस में भी। बहुत एक छोटी सी ट्रिक, भैया फ्लोरा से क्या राइम कर रहा है और फिर फौना से उसका फिर हो ही जाएगा कि जब फ्लोरा क्लियर है तो फौना तो जस्ट अपोजिट ऑफ फ्लोरा, ठीक है। तो बताना मुझे, ओके। तो अब भाई पेड़ पौधों को और एनिमल्स को भाई क्यों जरूरत है कंजर्व करना? जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, अगर हम भी विलुप्त हो जाएंगे, अगर हम ही खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारी पूरी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो फिर यहाँ कौन रहेगा? कोई नहीं रह पाएगा ना। ऐसे ही एनिमल्स हैं, उनकी भी फैमिली है, ठीक है। प्लांट्स हैं, उनकी भी फैमिली है। दे आर ऑल्सो ए स्पीसी ना। तो अगर हम वो स्पीसी ही खत्म कर देंगे, अगर वो पर्टिकुलर स्पीसी ही खत्म हो जाएगी तो हमें दुनिया में देखने को ही नहीं मिलेगी। दैट्स अ वेरी बिग ड्रॉबैक ना। तो हमें बहुत जरूरी है। और इवन
फ्लोरा फोना को हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कंजर्व करना। हमारा जो इकोसिस्टम है ना, वो एकदम गड़बड़ा गया है। बहुत सारे जो लेवल्स होते हैं, चेन आपस में फूड चेन बनी हुई होती है, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व फ्लोरा एंड फौना। द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्स बाय ह्यूमन बीइंग्स डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। सबसे ज़्यादा जो बर्बादी कर रहा है ना, वो ह्यूमन बीइंग है भैया। ह्यूमन बीइंग आज के टाइम पे ना बिल्कुल बर्बादी पे तुला हुआ है, हर चीज़ बर्बाद करते जा रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। अब भाई उसका पर्सनल बेनिफिट भी इंपॉर्टेंट है, बट मैं हमेशा कहती हूँ सस्टेनेबली करो भाई, कि तुम्हारा भी फायदा हो, तुम्हारा भी नुकसान ना हो, और भाई इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे, और जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है भाई उसको भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उनको भी लुत्फ उठाने मिलना चाहिए ना। आज की जो हम आज लुत्फ उठा रहे हैं भैया, पेट्रोल है हमारे पास, डीजल है हमारे पास, ठीक है, कोल है हमारे पास इतनी सुंदर सुंदर सीनरी है हमारे पास, इतनी सारी वेजिटेशंस हैं, तो इन सारी चीज़ों का लुत्फ भैया फ्यूचर जनरेशन को भी उठाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम आज हैं तो हम बस इन सबको निपटाएं और निकल लें, ऐसा नहीं है ना। दिस विल नॉट बी सस्टेनेबल ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या हो रहा है? एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बेटा, एक्सेसिव। ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, और उसकी वजह से क्या डिस्टर्ब हो गया? इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है पूरा का पूरा। क्या डिस्टर्ब हो गया है? इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया है। About 1300 plant species are endangered and 20 species are extinct. Also few animals are endangered and some have become extinct. बहुत ज़्यादा अमाउंट की प्लांट स्पीसीज जो है एंडेंजर्ड, 1300 प्लांट स्पीसीज को एंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर इनको कंजर्व नहीं किया गया तो ये खत्म हो जाएंगी, ये स्पीसीज आगे हमें देखने को नहीं मिलेंगी। और 20 ऐसी स्पीसीज हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की क्या हो चुकी हैं? एक्सटिंक्ट, मतलब वो विलुप्त हो गई हैं, वो इस दुनिया से खत्म हो गई हैं, अब वो देखने को नहीं मिलती हैं। ओके, causes of this threats। अब भैया क्या causes हैं? What are the causes? What are the causes? कारण क्या है? ये कारण, इन कारणों की वजह से ये जो है विलुप्त हो रही। तो क्या? हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। बहुत सारे एनिमल्स को ना हंट किया जाता है उनकी स्किन के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए। तो हंटिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए हमारी जो एनिमल्स हैं वो एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एसिड डिपॉजिट्स। जो हमारी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, उसके कारण पोल्यूशन हो रहा है, और उसकी वजह से भी एनिमल्स और प्लांट्स पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, और वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में बढ़ते जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज। अब भाई बहुत सारे ना, हम अपनी उसको रिच करने के लिए, कुछ दूसरे पर्पसेस के लिए हम बाहर की स्पीसीज को जो लोकल स्पीसीज में डाल देते हैं। भैया या तो वो बाहर की स्पीसीज आके ना वो लोकल स्पीसीज को नुकसान पहुंचाती है, तो उनको हंट कर देती है, तो उनको मार देती है, और उसकी वजह से जो हमारी स्पीसीज हैं वो खत्म होती जा रही हैं। रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, उनको काटा जा रहा है टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन एंड इनहैबिटेशन। भाई इतनी आबादी बढ़ गई है, अब इतनी आबादी आसमान में तो रहेगी नहीं, रहना कहाँ है उसको? रहना उसको धरती पे है, ठीक है। अब क्या आ रहा, उसको अब रहने के लिए जगह नहीं है, तो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट को बिल्कुल बलि चढ़ाया जा रहा है। भाई फॉरेस्ट तुम काटो, लैंड को क्लियर करो, और यहाँ पे घर बनेगा, यहाँ पे जो है आबादी रहेगी, तो ये तो गलत बात है भाई। फॉरेस्ट की अपनी जगह है, फॉरेस्ट का घर क्यों उजाड़ रहे हो तुम? दिस इज वेरी रॉन्ग ना। तो बहुत क्या, रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, बहुत बिल्कुल बिना सोचे समझे फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, और ताकि क्या, कल्टीवेशन हो सके उस लैंड पे, कल्टीवेशन हो सके उस लैंड पे, खेती कर सके, और या फिर घर बना सके, इनहैबिटेशन हो सके, और लोगों को सपोर्ट कर सके। ठीक है, आगे। अब भाई गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं,
क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने सेव करने के लिए? तो गवर्नमेंटल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। तो गवर्नमेंट ने भी भाई कुछ स्टेप्स लिए। अब गवर्नमेंट को समझ आया, लोगों को समझ आया कि भाई दिस इज इंपॉर्टेंट, आर इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट, है ना। बिना इकोसिस्टम के तो भैया हम ही खत्म हो जाएंगे। अगर इनका मामला बिगड़ा तो हमारा मामला भी बिगड़ा, है ना, हम भी खत्म हो जाएंगे। तो फिर कुछ स्टेप्स लिए गए। अब स्टेप्स लिए गए ताकि इनको कंजर्व किया जा सके। तो कैसे? 14 biosphere reserves have been set up in the country to protect flora and fauna. 14 बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया ताकि इन फ्लोरा और फोना को बचाया जा सके, कंजर्व किया जा सके। Financial and technical assistance is provided to many botanical gardens by the government since 1992. 1992 के बाद जो भी botanical gardens हैं, बहुत सारे botanical gardens को टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है, फिनेंशियल उनको पैसे दिए जाते हैं और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाता है कि वो जो है ये प्लांट स्पीसीज को या एनिमल स्पीसीज को कंजर्व कर सके, उनको क्या कर सके, हेल्प कर सके। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सके कि उनका कंजर्वेशन हो, प्लांट और एनिमल स्पीसीज का कंजर्वेशन हो। प्रोजेक्ट टाइगर, बहुत सारे ना प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे गवर्नमेंट ने। प्रोजेक्ट टाइगर वेरी फेमस प्रोजेक्ट टाइगर इज अ वेरी फेमस प्रोजेक्ट, ताकि जो टाइगर्स हैं उनको कंजर्व किया जा सके। तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इनको नोट करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड and many other eco developmental projects have been introduced. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लाए गए कि इन ये जो एंडेंजर हो रही हैं, जो स्पीसीज, ये जो खत्म होने की कगार पे आ रही हैं, इनको सेव किया जा सके। 89 नेशनल पार्क्स, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जूलॉजिकल गार्डन्स को भी सेट किया गया जस्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। क्यों किया गया भाई? कि इनका जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करो। उस एरिया को प्रोटेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है, जो अंदर एनिमल्स रह रहे हैं वो प्रोटेक्ट होंगे। ठीक है, तो दिस अ वेरी गुड इनिशिएटिव विच इज टेकन अप बाय द गवर्नमेंट और बहुत फायदा कर भी रहा है। बहुत सारे जो स्पीसीज हैं उनकी तादाद बढ़ चुकी है। सो इट इज बेनिफिटिंग, है ना कहीं इट इज बेनिफिटिंग। ओके, द सुंदरबंस इन द वेस्ट बंगाल, सुंदरबंस कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। नंदा देवी इन उत्तराखंड, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, नीलगिरीज इन केरला, कर्नाटका इन तमिलनाडु हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इनको बायोस्फीयर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में इन जगहों को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, तो अब हम देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ 14 बायो रिजर्व्स इन इंडिया। ठीक है, जो हमारे इंडिया में बायो रिजर्व्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वो उनके नाम देखने वाले हैं। तो सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। सिमलीपाल है उड़ीसा में। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, दिहांग एंड दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नीलगिरीज इन साउथ इंडिया। ठीक है, दिब्रू सैखोवा, नंदा देवी, अगस्त्य मलाई, नौकरिक, ये सब उनके स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं आगे जो प्रेजेंट हैं। और कौन कौन से? कंचनजंगा, ग्रेट निकोबार, पचमढ़ी, अमरकंटक, ये सब कहाँ पे हैं? ये सब हमारी इंडिया में है। दिस इज द लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स व्हिच इज प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया खत्म। टाटा बाय बाय। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। और जो हमारे बचे हैं चैप्टर्स मिड टर्म के, वो भी फटाफट हम निपटा लेंगे, उनको खत्म कर लेंगे और मिड टर्म का पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम रिवीजन करेंगे और एकदम मस्त अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो स्कोर प्लस ऐप से इसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर नोट्स को डाउनलोड करो, अच्छे से पढ़ाई करो और खूब रिवीजन करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।